अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहरीर से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। तेलंगाना हाईकोर्ट में मेट्रो रेल की तोसी पर मफाद आमा के तहत दाखिल की गई दरख्वास्त। तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया जोर। 17 फरवरी को होगी केस की अगली समाअत। MRPS के सदर मंदा कृष्णा मादिगा की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। शेड्यूल कास्ट झैली इदातों की दर्जाबंदी के वादे को पूरा करने पर तेलंगाना हुकूमत की सताइश की। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और दीगर वादों पर अमलावरी को लेकर लोग हुकूमत से कर रहे हैं सवाल। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की मौत। तेलंगाना में पड़ोसी रियासत की पोल्ट्री गाड़ियों के दाखिले पर लगाई गई पाबंदी। अवाम को सेहत, तालीम और रोजगार जैसी परेशानी लाहक। इन चैलेंजेस को मिलकर हल करने की ज़रूरत। वायनाड लैंड स्लाइडिंग को कौमी आफत तस्लीम किया जाना अहम पेशरफ। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी का बयान। और हमारे फ़लस्तीनी अवाम अपनी सरजमीन में जुड़े हुए हैं, वो इसे नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया जाए। गाज़ा पट्टी में कौमी और इस्लामी क़ुव्वतों की फॉलोअप कमेटी का बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना हाईकोर्ट में मेट्रो रेल की तोसी पर मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल की गई। ये दरख्वास्त APWF की जानिब से दाखिल की गई है। दरबात के पुराने शहर में मेट्रो की तामीर पर APWF ने एतराज़ किया और कहा कि कई तारीखी इमारतों को नज़रअंदाज करते हुए तामीरात का आगाज़ किया जा रहा है। दरख्वास्त में कहा गया कि तेलंगाना हेरिटेज एक्ट साल 2017 के मुताबिक तारीखी इमारतों की हिफाजत करना चाहिए। पुराने शहर में मेट्रो रूट के करीब चार मीनार, फलकनुमा पैलेस, पुरानी हवेली जैसी तारीखी इमारतें मौजूद हैं। इस केस की अगली समाअत 17 फरवरी को मुकर्रर की गई है। MRPS के सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पसमानदा तबकात और इससे जुड़े मसाइल पर बातचीत हुई। मादिगा रिजर्वेशन कोटा समिति के लीडर कृष्णा मादिगा ने शेड्यूल कास्ट झैली ज़ातों की दर्जाबंदी के वादे को पूरा करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सताइश की और रियासती हुकूमत के लिए अपनी भरपूर तायद का इजहार किया। मीटिंग के दौरान कृष्णा ने SC झैली ज़ातों की दर्जाबंदी में दरपेश चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली और रेवंत रेड्डी से उन पर तफसीली बातचीत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमती मुशीर KK शराव, CM के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, साबिक़ MLA संपत कुमार और दीगर कई शख्सियात मौजूद थे। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी और TGIIC के चेयरमैन निर्मला जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी से मुलाकात की और कहा कि संगारेड्डी BR अम्बेडकर स्टेडियम की तरक्की के लिए 32 करोड़ रुपए मंजूर किए जाए, जिसमें बास्केटबॉल, कबड्डी, शटल और दीगर गेम्स को फ़रोग़ देने के मंसूबे हैं। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की और अपनी नुमाइंदगी के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। संगारेड्डी अंबेडकर స్టేడియంలో యథావిధిగా వేదిక మీదకి రావాల్సిన స్టేడియం ఉంది కదా, IMA సంగారెడ్డి వారి ప్రతిపాదనలతోటి మనము ఆహ్వానించినందుకు స్పోర్ట్స్ చైర్మన్ గారికి ఇవ్వడం కార్యక్రమాన్ని మిమ్మల్ని ప్రధానంగా ఏంటంటే అతిథులందరూ కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మరొకసారి ఆహ్వానిస్తాము. మేజర్గా ఏంటంటే అట్లాగే ఏదైతే రెండు గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మనకు స్పోర్ట్స్ హాస్టల్ ఉండే, దయచేసి వాళ్ళందరూ కూడా గ్రౌండ్ లో అవకాశం ఉంటే ఈసారి స్పోర్ట్స్ హాస్టల్ మళ్ళీ ఏర్పాటు చేయాలని, కొత్త బిల్డింగ్ కట్టాలని, అట్లాగే ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ కోచ్ కానీ, వాలీబాల్ కోచ్ కానీ అట్లాగే ఇవి ఇంకా లైటింగ్ ఏర్పాట్లు కానీ, ఇండోర్ స్టేడియం కావాలని. ఈ ఇండోర్ స్టేడియం చాలా పెద్దగా ఉండాలి. ఇండోర్ స్టేడియం కూడా ఏంటంటే ప్రధానంగా అందులో ఇండోర్ స్టేడియంలో బ్యాడ్మింటన్, వాలీబాల్ అండ్ ఇండోర్ స్టేడియం ఏమున్నాయి ఇంకా జిమ్, వాలీబాల్, కబడ్డీ, బాస్కెట్బాల్, బ్యాడ్మింటన్, ఇవన్నీ కూడా షటిల్ కూడా ఇవన్నీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఉండాలి. మిగతా అన్ని క్రికెట్కి సంబంధించి కానీ ఫుట్బాల్కి సంబంధించిన కోచెస్ లేరు. అంటే ఇది జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ మనకు ప్రధానంగా దాదాపు 5-6 కాన్స్టిట్యూన్సీలలో కానీ చుట్టుపక్కల విలేజెస్ ఈ గేమ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారు. साबिक़ा रियासती वज़ीर तेलंगाना KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को लेकर अवाम में बेचैनी है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और दीगर वादों पर अमलावरी को लेकर लोग हुकूमत से सवालात कर रहे हैं। उत्तम कुमार के हल्के में साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल को भी दरियाफ्त किया गया। మంత్రి మనకు అవసరమా ఆలోచన చేయండి. అట్లాగే ఇక్కడికి వస్తుంటే నాకు పెద్దలు KCR గారు ఒక మాట ఫోన్ చేసి చెప్పినారు. KCR సార్ దగ్గరికి ఈ రోజు కొంతమంది వచ్చినారు, బ్రాహ్మణ సోదరులు, రజక సోదరులు.
వాళ్ళందరూ పోయి సార్ని కలిసిండ్రు. అక్కడ కలిసి ఆ రజక సోదరులు చెప్తున్నారట, సార్ మీరున్నప్పుడు మాకు 200 యూనిట్ దాకా మాకు కరెంటు ఫ్రీగా వస్తుండే, ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇటు దోబీలు కావచ్చు, రజక సోదరులు కావచ్చు, అటు నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులు, మంగళ సోదరులు కావచ్చు, మా అందరికి మళ్ళా బిల్లులు ఇస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. సంవత్సరం బకాయి అంతా కూడా కట్టుమంటున్నాడు. ఒక్కొక్కరు 40,000 కట్టాలంటుండు. యాడికెళ్ళి కట్టాలి సార్ అని చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మంత్రి, ఆయన సొంత నియోజకవర్గం నుంచి ఇవాళ రజక సోదరులు వచ్చి మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారితో మొరబెట్టుకుంటా ఉన్నారు. అంటే ఎంత దారుణంగా ఉందో ఈ ప్రభుత్వం, ఆలోచన చేయాలి. నేను అసెంబ్లీలో बीआरएस लीडर केटीआर की मौजूदगी में कोड़ंगल की एक लड़की ने रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और हमारे मसाइल को रेवंत रेड्डी हुकूमत हल नहीं कर सकी। जबकि केटीआर की तारीफ करते हुए इस लड़की ने कहा कि उनके अंदर मदद करने का जज्बा मौजूद है। మమ్మల్ని పెయిడ్ బ్యాచ్ అని అన్నారు, కానీ మేము కేటీఆర్ అన్న మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయలేడు అని అంటలేము. మమ్మల్ని ఎప్పటికీ ఆదుకున్నాడు కేటీఆర్ అన్న. అసలు మాకు ఎవరు పైసలు ఇయ్యలేరు, మాకు బాధలు ఉన్నాయి, మేము బాధపడుతున్నాం. మా పేరెంట్స్ మేము చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు కష్టపడేది చూస్తున్నాం కాబట్టి మేము ఇంత మాట్లాడినాం. కానీ రేవంత్ రెడ్డి సార్, మీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మీరు ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి, మాకైతే ఎవరు పైసలు ఇయ్యలేరు. మేమైతే కేటీఆర్ అన్న హెల్పింగ్ నేచర్ చూసి మేము కేటీఆర్ అన్న సైడ్ మాట్లాడుతున్నాము. రేవంత్ రెడ్డి సార్ మీరు ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోండి, మీరు చీఫ్ మినిస్టర్ అయిపోతున్నా. చీఫ్ మినిస్టర్ కాదు, మీరు చీఫ్ మినిస్టర్ అయిపోతున్నా. మీ అబద్ధాలు అన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు మీరు. पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों के अचानक अमवात के वाकयात को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने रियासती सरहद पर तलाशी कार्रवाइयां बढ़ा दी और आंध्र प्रदेश की पोल्ट्री गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त से रोका गया। मंगल के रोज तेलंगाना के गढ़वाल जिले में वेटरनरी डिपार्टमेंट की खुसूसी टीमों को आलमपुर टोल प्लाजा पर तैनात किया गया ताकि पोल्ट्री गाड़ियों की नकलो हरकत पर सख्त निगरानी रखी जा सके। ये फैसला आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला और दीगर इलाकों में मुर्गियों की अचानक मौत के वाकयात को देखते हुए किया गया। अंदेशा है कि मुर्गियों की मौत किसी मुतादी वायरस की वजह से हो रही है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए ये एहतियाती कदम उठाया गया। इस वायरस के असरात को अपनी रियासत में फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। अहदेदारों ने कहा कि आंध्र प्रदेश से आने वाली तमाम पोल्ट्री गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। तेलंगाना के महकमे अफजाइश और मवेशियाँ और पुलिस अहदेदारों को भी हिदायत दी गई कि वो ईपी से आने वाली किसी भी पोल्ट्री गाड़ी को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त न दे ताकि वायरस को रोका जा सके और तेलंगाना की पोल्ट्री सनत को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जा सके। कांग्रेस लीडर फिरोज खान की टीम ने वेस्ट जोन डीसीपी दफ्तर पहुंचकर मी सेवा सेंटर्स के हवाले से शिकायत दर्ज करवाई। नए राशन कार्ड्स के सिलसिले में चंद मीवा सेवा सेंटर्स पर ज़्यादा रकम वसूल कर रहे हैं, जिससे आम शहरियों की फिक्रमंदी में इजाफा हुआ है। इसी हवाले से फिरोज खान के साथियों ने पुलिस से नुमाइंदगी की है। विजय कुमार साहब के पास आए हैं जो आज राशन कार्ड के फीसेस जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअली वी सेवा की फ़ीस 45 रुपीज़ है, वो प्रिंट आउट के 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए तो चलता, लेकिन ये लोग 200, 300, 500 तक भी ले रहे। तो वो लोगों की कंप्लेन हम यहाँ डीसीपी साहब को देने के लिए आए। डीसीपी साहब हम आपको तयक़ुन दिए कि मैं ये लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूँ और जितना हो सके डीसीपी साहब ये बोले हुआ तो मेरी तरफ से मेमो जारी कर दूंगा मैं मी सेवास को कि एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो हमारे पर लीगल एक्शन लेंगे। पहले जाके पकड़ के जेल में नहीं डाल देंगे, केस नहीं बुक करेंगे, पहले उनको समझाएंगे मत करो गलत काम। ये डीसीपी साहब हमको तयक़ुन दिए। नामपल्ली के तमाम इंचार्जर्स यहाँ पर आए हैं, डिवीज़न प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स फिरोज़ खान साहब की हिदायत पे यहाँ पे आए हैं और पब्लिक के लिए, पब्लिक के बीच में पूरी टीम हमारी रहने वाली है इंशाल्लाह। और जो साइट बंद हुई थी हफ्ते के दिन, वो कुछ मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी गई थी। फिरोज़ खान साहब जो 48 घंटे के अंदर ये साइट खुलाने में कामयाब हो गए। हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब, सिविल सप्लाई मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू साहब से मिलके 48 आवर्स के अंदर हैदराबाद वालों की मदद करने के लिए फिरोज़ खान साहब ये साइट खुलाए हैं राशन कार्ड की। अब इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीना नॉन स्टॉप रहेंगी साइट, ये बंद नहीं होंगी। पब्लिक को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बी सेवा सेंटर्स पे भागने की ज़रूरत नहीं है, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से जाइए। औरतों से, बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग आराम से जाइए। अपने 4 दिन के बाद जा सकते हैं, 4 दिन 5 दिन के बाद भी जा सकते हैं आप लोग। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, साइट नहीं बंद होती है। अब
गवर्नमेंट खुद सामने से चल के आप लोगों को राशन कार्ड देना चाहिए। पिछले 10 साल से केसीआर की नाकारा गवर्नमेंट मासूम आवाम को सिर्फ वोटों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापस आने के दौरान हैदराबाद के 7 यात्री एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब यात्रियों की मिनी बस का ड्राइवर बस का तवाजुन खो बैठा और ये बस एक लारी से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसा जबलपुर जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूरी पर पेश आया। हादसे में हैदराबाद के नाचारम इलाके के 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दीगर अफराद मिनी बस में फंस गए। पुलिस फौरन पहुंच गई और राहती कामों का आगाज किया गया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दफ्तर ने बयान जारी करते हुए इस हादसे और रियासत के 7 लोगों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक टेम्पो ट्रेवलर जो थी वो प्रयागराज से जब ये लोग आपस आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रहने वाले थे, वापस लौट रहे थे और जबलपुर से कटनी की ओर एक ट्रक आ रही थी। थाना सिहोरा का ये मोहला बरगी ग्राम का ये नहर का इलाका है जहाँ पर जो ट्रक है वो अनियंत्रित होकर दूसरे साइड के रोड पे चली गई और वहाँ पर टेम्पो ट्रैक्स वाले को समझ ही नहीं आया और वो बहुत तेज़ी से भिड़ गया जिसमें पूरा टेम्पो ट्रेवलर में बैठे हुए 7 लोग जो अंदर थे उनकी मृत्यु हो गई। 2 और थे वो घायल हुए जिनको मेडिकल रिफ़र किया गया है। ये पूरी घटना अनफॉर्चुनेट रूप से हुई है कि जो ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरे लेन पे चले जाने से दुर्घटना होना प्रतीत हो रहा है। क्या सवाल था ट्रक में? ट्रक में कुछ मार्बल का पाउडर था, कुछ HNG कुछ पाउडर है वो सवार था। उसको भी ग्रामीणों की मदद से हमने उन बोरियों को अलग कराया, फिर क्रेन की मदद से ट्रक को अलग किया, फिर टेम्पो ट्रेवलर में जो फंसे हुए लोगों हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला, घायलों को भिजवाया और जो मृत लोग हैं उनको ससम्मान अस्पताल पहुंचाया गया है। मर्ग पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिजनों से दूरभाष पर संपर्क हो गया है, वो लोग वहाँ से चल दिए हैं और 10-15 घंटे के भीतर यहाँ आ जाएंगे और तब जो है वो पोस्टमार्टम के पश्चात जो डेड बॉडी है उनको सुपुर्द की जाएगी। सामान्यतः हाईवे पर ऐसा होता नहीं है कि स्पॉट की लोकेशन अगर समझा पाए कैसे हो पाएगा ये? ये थाना सिहोरा से 7 किलोमीटर कटनी की तरफ जब हम आते हैं तो ये मोहला बरगी ग्राम का ये नहर है। ट्रक जो थी वो जबलपुर से कटनी तरफ जा रही थी और टेम्पो ट्रक जो था वो कटनी से जबलपुर की ओर जा रहा था और बीच ठीक नहर में ट्रक के अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा में आ जाने से टेम्पो ट्रेवलर वाले को ज्ञात ही नहीं था कि उसकी लेन में विपरीत दिशा की कोई गाड़ी आ सकती है और बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से ये ट्रक सामने आ गई और वो ब्रेक भी नहीं लगा पाया और सीधे जा भिड़ा जिससे ये घटना होना प्रतीत हुआ है। मैं थोड़ा रोड की कंडीशन समझना चाहता हूँ कि डिवाइडर भी होते हैं, कई बार फिसल गए, ऐसा ये तो पूरी तरह 4 लेन है और बीच में काफ़ी जगह है और अगर डिवाइडर होता तो ट्रक अपनी साइड रुक जाता, लेकिन चूंकि डिवाइडर नहीं था और ये ओपन स्पेस था तो ट्रक जो है अपने लेन को पार करके दूसरे लेन पर चला गया। ड्रग्स के खिलाफ शौर बेदारी प्रोग्राम गौसनगर बंडलागुड़ा हैदराबाद में वाक़ ZPHS स्कूल में मुनक़िद किया गया। नशावर अशिया और दीगर ममनुआ अशिया से दूर रहने का तलबा व तालिबात को मशवरा दिया गया। इस प्रोग्राम में IPS संदीप शंडालिया और दीगर पुलिस अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ बच्चों से अहद भी लिया गया। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन आता है, कोई भी आदमी, पान का दुकान वाला, किराना दुकान वाला, छोटे बच्चों को 18 साल से नीचे बच्चों को सिगरेट, गुटखा, इनहेलर ऐसी चीजें बेचता है, 1908 को फोन करके हमारे को इत्तला कीजिए। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर वायनाड से रुकने पार्लिमान प्रियंका गांधी केरला के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने UDF के बूथ लेवल लीडरों की मीटिंग में शिरकत की और इस मौके पर खिताब में प्रियंका ने कहा कि वायनाड लैंड स्लाइडिंग को कुदरती आफत करार देने का मुतालबा मरकजी हुकूमत ने कबूल किया है। पार्लियामेंट और असम्बली में हमने आवाज़ उठाई, ये इसी का नतीजा है कि हुकूमत ये मान गई। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत को मुतासरीन के लिए मजीद इमदादी रकूमात भेजना होगा। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए उन्हें खुशी है कि हम इसे हासिल करने में कामयाब रहे। प्रियंका ने कहा कि केरल के लोगों को और भी कई चैलेंजेस का सामना है। लोगों के सामने सेहत, तालीम और रोजगार जैसी परेशानी है। इन चैलेंजेस को मिलजुल कर हल करने की जरूरत है। Landslide victims, as you know, you were also, I think, present when we took our petition for it to be declared as a disaster of a severe nature. That was accepted by the central government, and because of that and the pressure that we all put in Parliament and the Assembly, and the pressure that you all put over here, the government had to do it, and therefore the government has to send more funds for the victims, and that is something that I'm happy we were able to achieve. നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം
സജീവമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യ വന്യമൃഗ സംഘർഷത്തിന് എടുക്കേണ്ട നടപടികൾ, അതുകൂടാതെ ബഹുമാന്യ MP ഉൾപ്പെടെ പാർലമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മേപ്പാടി ദുരന്തത്തിന്റെ വിഷയം നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ആ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്മർദ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർത്തിയ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും എല്ലാം ഫലമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ ദുരന്തത്തെ അതിതീവ്ര ദുരന്തത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തി അത് കുറെ കൂടി വലിയ നല്ല രീതിയിൽ ഫണ്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനെല്ലാം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. Aside from these larger challenges, there are many challenges that our tribal peoples here are facing. Health and education services which do not reach them all the time. In addition to that, our farmers are facing big challenges that we need to work together to resolve. അത് കൂടാതെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गज़ा में कौमी और इस्लामी क़ुव्वतों की फॉलोअप कमेटी ने कहा कि हमारे फ़लस्तीनी अवाम अपनी सरज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। बेघर होने और उखाड़ फेंकने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमेटी ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के जारहाना बयानात मगरबी और सहयूनी इस्तेमारी मनसूबे की अक्कासी करते हैं, जिसका मकसद हमारी कौम को उनकी सरज़मीन से निकालना है और उन पर अपनी मनमानी साजिश मुसल्लत करना है। फ़लस्तीनी अवाम ने कई दहाइयों में अजीम क़ुरबानियाँ दी, वो किसी भी हालत में अपना वतन यानी फ़लस्तीन नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी सरज़मीन पर कायम रहेंगे और किसी भी नए नगबा की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे कितने ही चैलेंजेस क्यों ना हो, और इन मंसूबों का हर मुमकिन तरीके से मुकाबला करेंगे। ट्रंप के हालिया बयानात को लेकर इसे दुश्मनी करार दिया गया और कहा गया कि आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि किसी सियासी या इंसानी फार्मूले के तहत फ़लस्तीनियों के किसी भी आबादकारी या नक़ल मकानी के मंसूबे को रोका जाए और इसके लिए अमली इक़दामात भी ज़रूरी है। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल इंतहाई धमाकू होती जा रही है। इस दौरान हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी में नाकामी के इल्ज़ामात लगाए गए। मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात के बीच इसराइली जंगी कैदियों की रिहाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी भड़क उठे और संगीन नतीजे की धमकी दे दी। ट्रंप ने हमास को आखिरी मोहलत देते हुए धमकी दी कि अगर हमास ने तमाम कैदियों को हफ्ते तक वापस न किया तो इस पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। It looked like something out of the 1930s. It's an absolute disgrace. And I think they saw the way the world viewed it, and they're looking for a reason not to send more because they're all. You take a look at that. It looks like it was a concentration camp, which essentially it was. It looks like they came out of the Holocaust, and what a sad thing. One of them was a young man, good-looking guy, a little bit heavier than perhaps he could have been, and now he looks like he's not even recognizable. Not even recognizable. Is the ceasefire deal at risk of falling apart? Look, I can tell you that those people have been badly hurt, both mentally and physically. I'm talking about the young women that came out also previously. And I think one of the reasons they're doing this is because they're probably sending the best. What you see is probably the best because they want to send people that look at least healthy. And that's not healthy. These people have been badly hurt. They've been interviewed by our representatives. They've been interviewed by Israeli representatives. And they're really hurting. They are really hurting mentally and physically. And I think Hamas is looking at that and saying, well, it's not going to get much better than that because they probably send out their best as a representative and they've got more to send out, and they probably feel that they can't do that because it's not going to make them look very good. Is the ceasefire delay that, sir? Should the ceasefire then be off? Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2, Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say
all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy. What's happened? How people can be that mean to do. I mean, the one guy was laughing when a hostage he thought his family was alive, found out the family was dead, and his captor, so to speak, started laughing because he thought it was so funny. You know, this is a different group of people. No, I would say Saturday at 12, we want them all back. I'm speaking for myself. वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस में अपने प्रोग्रामों के बाद 12 और 13 फरवरी को अमरीकी दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान पीएम मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अहमियत का हामिल है। दरहकीकत माजी खरीफ में ट्रंप ने ऐसे फैसले किए जिसका बराह रास्त या बिलवास्ता असर हिंदुस्तान पर पड़ा। ट्रंप ने हिंदुस्तान से तिजारत और इमिग्रेशन के मामले को लेकर भी ऐसे बयान दिए जिसको लेकर हुकूमत की फिक्र बढ़ गई है। अमरीकी कांग्रेस के रुकन रोहित खन्ना ने कहा कि यह दौरा कई हवालों से बहुत अहम समझा जा रहा है। This time, the relationship is strong around mutual defense interests, around a commitment to renewable energy, around a commitment to the responsible development of AI, and of course, a lot of Indian students come to our universities. It's a great export for America, and we have benefited from Indian immigration in the country. Talk to us about the big meeting. Prime Minister Modi will be meeting with President Trump here in DC. The talks are expected to shape the trajectory, or should we say, setting the new chapter in the India-US relationship, or the next chapter. How do you see the meeting play out in terms of deliverables, and what can we expect from this meeting? Well, it's a commitment that the U.S.-India relationship is bipartisan. It doesn't depend on a single president. My hope is that he will pick up on the work that President Biden did to deepen the military relationship and cooperation. We both recognize that the challenges that China poses to regional expansion, whether it is on Arunachal Pradesh or whether it is in the Taiwan Strait. We also have the opportunity for cross-border collaboration on scientific research and renewable energy, and we will work to do that with the India caucus. Now, we do hear there would be some progress in the defense sector as well, something that we saw under the Biden administration as well. India could agree to purchase high-end US vehicles and military aircrafts, which means that there could be a stronger commitment on the defense side. Is this the new trajectory in the India-US relationship? It is, and as you know, I'm a senior person on the Armed Services Committee. India has traditionally relied on Russia for a lot of its defense, but they have seen the Russian equipment be out of date and not as effective in this Ukraine war, and they are slowly transitioning to a more American manufacturing. Now, we have to be competitive on cost. We need to make sure that India is comfortable in joint venture arrangements on where it can promote its own domestic industry for manufacturing. But I am confident that we will continue to deepen this relationship so that India will, by the end of the decade, not have a majority reliance on Russia. Right. Now, the Trump administration is known to be transactional in nature. What will the initiatives on trade or tariff look like under during this meeting? और इससे कबल मोदी ने फ्रांस दौरे के मौके पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट की न सिर्फ सदारत की बल्कि खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि AI न सिर्फ कामों की तरजीहात बदल रहा है बल्कि समाज पर असरात पड़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि मसनूई ज़हानत दीगर टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ और तेज़ रफ्तार है, जिसके पेश नज़र इसके मुमकिन ख़तरात से मुहतात रहना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपना तजर्बा और महारत दुनिया के साथ शेयर करने तैयार है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तक़बिल सबके लिए बेहतर हो। हम अवामी फलाह के लिए AI पर मबनी एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं और डाटा प्राइवेसी के लिए तकनीकी और कानूनी बुनियाद कायम करने भी पेश है। मोदी ने फ्रांस की जानिब से इस समिट में शिरकत के लिए दावतनामे पर भी इजहार तशक्कुर किया। I am grateful to my friend
President Macron for hosting this summit and for inviting me to co-chair it. Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed and being adapted and deployed even faster. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना हाईकोर्ट में मेट्रो रेल की तोसी पर मफाद आमा के तहत दाखिल की गई दरखास्त, तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया जोर। 17 फरवरी को होगी केस की अगली समाअत। MRPS के सदर मंदा कृष्णा मादिगा की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। शेड्यूल कास्ट झेली इदातों की दर्जाबंदी के वादे को पूरा करने पर तेलंगाना हुकूमत की सताइश की। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और दीगर वादों पर अमलावरी को लेकर लोग हुकूमत से कर रहे हैं सवाल। साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद। आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की मौत। तेलंगाना में पड़ोसी रियासत की पोल्ट्री गाड़ियों के दाखिले पर लगाई गई पाबंदी। अवाम को सेहत, तालीम और रोजगार जैसी परेशानी लाहक, इन चैलेंजेस को मिलकर हल करने की ज़रूरत। वायनाड लैंड स्लाइडिंग को कौमी आफत तस्लीम किया जाना अहम पेशरफ। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी का बयान। और हमारे फ़लस्तीनी अवाम अपनी सरजमीन में जुड़े हुए हैं, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया जाए। गाज़ा पट्टी में कौमी और इस्लामी क़ुव्वतों की फॉलोअप कमेटी का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।